नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभाले सिर्फ 3 दिन हुए हैं। इन 3 दिनों में दर्जनों मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 2 बार कैबिनेट मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्रियों को कई तरह के सख्त निर्देश और संकेत दिए गए हैं। पहला तो यह कि एनडीए सरकार के मंत्री अपने पीएस, एपीएस, ओएसडी या किसी भी तरह के निजी स्टाफ में अपने रिश्तेदारों को न रखें, जबकि अब तक तमाम तरह के निर्देशों को ताक पर रखकर मंत्री महोदय अपने भाई, भतीजे, भांजे, यहां तक कि बेटा और बहू को भी अपने पर्सनल स्टाफ के तौर पर रखते रहे हैं और सरकारी खजाने से उन्हें सैलरी भी मिलती रही है। यह परंपरा पुरानी है और किसी सरकार ने इसे तोड़ने की गंभीर पहल कभी नहीं की। अपने रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ रखने के मामले में सांसदों ने हमेशा रिकॉर्ड बनाया है। नरेंद्र मोदी ने इस अनैतिक परंपरा पर चोट तो की है, लेकिन अभी देखना है कि आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को यह भी कहा कि वो अपने मंत्रालय के लिए अगले 100 दिन का टारगेट तय करें ताकि टाइम टेबल के हिसाब से उस पर अमल हो सके। उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचे नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है कि उनकी सरकार जनता की रडार पर है, इसलिए 100 दिन में कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे जनता को भरोसा हो सके कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 100 दिन में क्या कर पाएंगे मोदी या मोदी के मंत्री? क्या 100 दिन में आ जाएंगे अच्छे दिन? और सबसे अहम सवाल ये कि मंत्रियों के दफ्तरों में बंद होगी रिश्तेदारों की एंट्री। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का ये चेहरा बताने के लिए काफी था कि नई सरकार वंशवाद और भाई भतीजावाद के मकड़जाल की रवायतों से अलग है। मंत्रिमंडल में नेता पुत्रों की एंट्री तक नहीं हुई। खुद मोदी ने अपने घर वालों को समारोह में नहीं बुलाया। अब मंत्रियों के लिए पीएम का ये सख्त निर्देश आया है कि मंत्रालय में बतौर निजी स्टाफ अपने रिश्तेदारों को शामिल न करें, जैसा यूपीए राज में हुआ। जैसे रेलवे घूसकांड में भांजे विजय सिंगला की वजह से तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल फंस गए। बिचौलियों की इसी परंपरा को सरकार से बेदखल करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। अब मंत्रालय में रिश्तेदारों की घुसपैठ बंद करने के मोदी मंत्र की तारीफ कांग्रेस भी कर रही है और खुद मोदी के मिनिस्टर भी। हम इससे 100% सही है, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और हम तो 89 से हैं, मिनिस्टर रहे, 89 से रहे हैं आज तक हमने कहीं 4th ग्रेड में भी अपने संबंधी को नहीं देखा है। अगर ये है तो अच्छी बात है, मैं देखे नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सुशासन के लिए एक अच्छा रूल होगा। सरकार की इमेज दुरुस्त रखने के लिए एक्शन में दिख रहे मोदी ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में ही मंत्रियों को टास्क भी दे दिया। 100 दिन का रोडमैप बनाने के निर्देश मिले हैं। मोदी के जिन 3 सूक्ति वचनों से कामयाबी के सूत्र तलाशने की जिम्मेदारी मंत्रियों के कंधों पर है, उनमें गवर्नेंस यानी सुशासन, डिलीवरी यानी काम का निष्पादन और इम्प्लीमेंटेशन यानी योजनाओं को जमीन पर लागू करना शामिल है। मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट, और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। पीएमओ और मंत्रालयों के काम को जनता से सीधे जोड़कर पारदर्शिता की वकालत करने वाले मोदी ने मंत्रियों को बता दिया है कि पिछली सरकार की पेंडिंग फाइलों का जल्द निपटारा हो, राज्य सरकारों की चिट्ठियों और समस्याओं को तवज्जो दें और पहले 100 दिन में हर मंत्री अपना टाइम टेबल तय करे कि उसकी प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने जोर दे के ये भी कहा, जो स्टेट गवर्नमेंट से जो चिट्ठियां आते हैं, रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। जाहिर है मंत्रियों के टास्क में महंगाई से लेकर सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर नरेंद्र मोदी को चुनने वाली बेसब्र जनता जल्दी फैसला चाहेगी। वैसे 100 दिनों की घंटी यूपीए सरकार के गले में भी बंधी थी, लेकिन 1825 दिन यानी 5 साल बाद मनमोहन सरकार को बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ा। इसीलिए मोदी ने टारगेट फिक्स कर दिया है और इसीलिए सवाल भी उठे हैं कि क्या 100 दिन बाद आ जाएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही है, अच्छे दिन की उम्मीद में जनता ने मोदी को जनादेश दिया, सरकार बन गई है, 3 दिन हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी 2 कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं और आज कैबिनेट की बैठक के बाद जो कुछ कहा गया उसके मुताबिक मोदी ने अपने मंत्रियों से 100 दिन का टारगेट का
एक लिस्ट मांगी है ताकि टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए कि कैसे वो काम होगा। और साथ में 3 सूत्र वाक्य हैं, गवर्नेंस, डिलीवरी और इंप्लीमेंटेशन, जो मोदी की तरफ से मंत्रियों को कहा गया है, दिया गया है। और साथ में बहुत सारी बातें, 10 सूत्री एक एजेंडा भी कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए फिक्स किया है। सवाल उठता है, क्या अब नरेंद्र मोदी जो जनता से वायदे करके आए वो पूरे होते दिख रहे हैं? और जिस ढंग से कुछ मिसालें पेश की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिस ढंग से कहा गया भाई भतीजा रिश्तेदारों को न रखें मंत्रिमंडल के जो साथी हैं अपने निजी स्टाफ में, इसके क्या मायने हैं? क्या किसी नए किस्म की नजीर पेश की जा रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अभय कुमार दुबे, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, यशवंत सिंह है लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता, सिद्धार्थ नाथ सिंह है हमारे साथ बीजेपी के नेता, और मीम अफजल कांग्रेस प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, पहला सवाल आप ही से शुरू करते हैं कि एक शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, मंत्रियों को कहा है कि रिश्तेदारों को अपने ओएसडी, पीएस, एपीएस में न रखें। सियासत में भाई भतीजावाद तो कोई रोक नहीं पाया, 3 पीढ़ियां चली आ रही है, हर पार्टी में है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने अच्छी पहल की है कि रिश्तेदारों को न रखें ओएसडी, पीएस और एपीएस और ये सब तमाम ओहदों पर। देखिए, ये कहना बिल्कुल पूरे तौर पर ठीक नहीं होगा कि सारे मंत्री या ज्यादातर मंत्री अपने रिश्तेदारों को रखते थे। कहीं ऐसी मिसालें कहीं 1-2% कहीं पर नजर आती होंगी। बहरहाल आप भी एक जर्नलिस्ट रहे हैं, वो परसेंटेज में आपको बताऊंगा, मैं भी काफी घूमता रहा हूं। नहीं, वो परसेंटेज में बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम उनका है और इसको कम से कम सतर्क रहने के लिए उन्होंने जो अहकाम दिए हैं वो बहुत सही हैं। लेकिन एक बात आपने जो अभी 3 बातें कही, नहीं उससे पहले गवर्नेंस, डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन, सुनिए ना, उस पर आगे बात करते हैं अफजल साहब, उस पर आगे बात करते हैं। जरा इस पहलू पर बात कर ले, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों वाला एक अहम मामला है, इस पर हम जरा बात नहीं, मैं इसको एक अच्छा कदम कहूंगा जी, इसको अच्छा कदम कहेंगे रिश्तेदारों वाले मामले को। लेकिन अफजल साहब, आपको पता होगा कि आपकी सरकार के जो आदरणीय पवन बंसल जी थे, 3 रिश्तेदार उन्होंने रखे थे, जिसमें हालांकि आईपीएस आईएएस भी थे। बिल्कुल। और उनके भांजे को जो जिस ढंग से भांजे ने जो रोल दिखाया और जो किया, उसको दुनिया जग जाहिर है, जानती है। बंसल जी जेल में भी गए, आपकी सरकार की फजीयत हुई। नहीं, वो स्टाफ में शामिल नहीं थे। नहीं, वो स्टाफ में शामिल नहीं थे, लेकिन आपको पता होगा ना, उनके दामाद वितुल कुमार थे ओएसडी, और बंसल ने अपनी बहन के जमाई राहुल भंडारी को गलती करेगा तो बनाया था। गलती तो आज भी की जा सकती है। नहीं, की जा सकती है, लेकिन यही बात है कि दामाद और बहन के बेटे को इनसे बचा जाए। सवाल उठता है कि यही आरोप लगते हैं कि क्या अगर दामाद को, भतीजे को, बाप को, बेटे को, बहू को, बीबी को रखेंगे या उनके रिश्तेदारों को, तो क्या एक किस्म की वहां बिचौलियों की भूमिका या सरकार या मंत्री की भूमिका पर संदेह पैदा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। चलिए, तो ये अच्छी शुरुआत है। अब जरा अफजल साहब, हम अभय कुमार दुबे के पास आएंगे, उसके बाद आऊंगा सिद्धार्थ नाथ सिंह आपके पास, कि सांसदों की अगर हम बात करेंगे, एक आरटीआई पिछले साल, एक पत्रकार है श्यामलाल यादव, उन्होंने एक आरटीआई दी थी जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है। हालांकि सांसदों की बात है कि 146 सांसदों ने अपने 191 रिश्तेदारों को अपना पर्सनल स्टाफ रखा। पर्सनल स्टाफ रखना यहां मायने इसलिए रखता है क्योंकि सबको वहां से सैलरी मिलती है, जो भी सांसद को एलोटेड सैलरी है, और जिसमें बड़े बड़े नेता हैं। और आपको बता दूं कि उसमें बीजेपी के 38 सांसद थे, कांग्रेस के 36 सांसद थे, समाजवादी पार्टी के 12 सांसद थे, बीएसपी के 15 सांसद थे, और इसमें कुछ ऐसे भी हैं सांसद जो आज मंत्री हैं और ऐसे भी हैं जो मंत्री अब नहीं हैं। मोतीलाल वोरा ने अपनी बेटी और अपने डॉटर इन लॉ को ही रखा अपने उस पर्सनल स्टाफ में। बेनी प्रसाद वर्मा ने डॉटर इन लॉ को रखा। थावरचंद गहलोत ने कजन को रखा। श्रीपद नायक जो अभी मंत्री बने हैं, उन्होंने अपने बेटे को रखा। ऐसी लंबी लिस्ट है सर। सवाल थावरचंद भी मंत्री हैं। थावरचंद अब मंत्री है सरकार में, उन्होंने अपने बेटे को ही रख लिया था। ऐसी बहुत, सुमित्रा महाजन ने भी डॉटर इन लॉ को रखा। तो ऐसी लंबी लिस्ट है। सांसद ने किया, वो भी अनैतिक था। अब मंत्री पद के लिए, चलिए, मोदी ने एक मिसाल पेश की है, शुरू आपसे करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जी। कैसे देखते हैं इस देखिए, ये कदम और ये निर्देश प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की संभावनाएं
कम होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, इसलिए कोई आलोचना का स्वर या कोई संदेह व्यक्त करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रिश्तेदार दो किस्म के होते हैं। एक तो रिश्तेदार वो है जो आपके रक्त संबंधी हैं, आपके परिवार के हैं। दूसरे एक और श्रेणी ये रिश्तेदारों की, वो है राजनीतिक रिश्तेदारों की श्रेणी, जो आपके व्यापक संगठन के आसपास, आप उसमें आप केंद्र में होते हैं और आपके आसपास घूमते हैं, जो आपके सीधे सीधे रिश्तेदार नहीं होते हैं लेकिन आपके विचारधारात्मक रिश्तेदार होते हैं। वो लोग भी सरकार को पारदर्शी बनने से रोकते हैं, वो लोग भी निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। हम जानते हैं, चाहे वाजपेयी सरकार हो, वो भी दामाद संस्कृति की शिकार थी। नहीं, उसमें मनमोहन सरकार भी दामाद, 13 दिन की वाजपेयी की सरकार में दामाद को ओएसडी रखने की भी बात आई थी। जी। और जो वाजपेयी और जो मनमोहन सिंह सरकार थी, वो भी दामाद संस्कृति की शिकार थी। तो अगर मोदी जी दामाद संस्कृति से अपनी सरकार को निकाल सकते हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन साथ में राजनीतिक रिश्तेदारों से भी चौकन्ना रहना होगा। राजनीतिक रिश्तेदारों से भी चौकन्ना रहना होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह, आपके पास आने से पहले, चूंकि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया इसलिए आपके पास देर से आ रहा हूं। यशवंत सिंह हमारे पास है, समाजवादी पार्टी के नेता। यशवंत सिंह जी, क्या आप स्वागत करते हैं जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत की है कि मंत्री अपने रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को अपने पर्सनल स्टाफ ओएसडी, पीएस, एपीएस में न रखें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। राजनीति में जो गिरावट हो रही थी, लोगों को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था, वो अब भरोसा लोग पैदा करेंगे कार्यकर्ताओं पर। ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। तो इस स्वागत योग्य कदम का तो आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे आप लोग कुछ नहीं सीखते हैं। संसद में जो इस बार संसद होगी, इसमें 5 लोग जो समाजवादी पार्टी के होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि 1 सीट से 2 सीट से मुलायम सिंह यादव जीते, तो परिवार ही होगा। मुलायम सिंह होंगे, भतीजे होंगे, बहू होंगे, यही सब लोग होंगे कुनबा। और अगर 1 सीट मुलायम सिंह छोड़ेंगे तो हो सकता है आपके परिवार में एमपी इन वेटिंग ऑलरेडी कोई मौजूद होगा। तो आप लोग कुछ नहीं सीखते इससे। नहीं, अब आप एक चीज और जान लीजिए, नामिनेट होना और चुनाव लड़के जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई जनता की अदालत से यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी अपॉइंट करना है, तो उसको आपको भी मानना है और हमको भी मानना है, उसको देश को भी मानना है। तो मतलब वहाँ जो परिवारवाद आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नॉमिनेट करना बहुत अच्छा है। मतलब मतलब प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन होता है। हाँ, चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी के तौर पर पार्टी नामजद करती है। पार्टी नॉमिनेट करती है। तो आप जो करेंगे, वो भी नामजदगी का ही प्रक्रिया है। तो जब संसदीय दल की बैठक होगी समाजवादी पार्टी की, तो आप घर में ही कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव अपने ड्राइंग रूम में, जहां बहू हैं, जहां भतीजा है, पूरा परिवार है, तो घर ही में कर सकते हैं। आपको तो कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है अब। अरे बहुत पार्टी ऐसा जो पार्टी सरकार में आई है, वह पार्टी भी मोटरसाइकिल वाली पार्टी थी, केवल 2 सांसद उसके भी हुए थे। नहीं, आप अपनी बात करिए ना सर। मामला है, मैं कह रहा हूं, आपने स्वागत योग्य कहा यशवंत सिंह, स्वागत योग्य कदम कहा, एक अच्छी शुरुआत कहा। 1 मिनट यशवंत सिंह, आपने स्वागत योग्य कदम कहा, और एक अच्छी चीज और हुई इस सरकार में कि 8 ऐसे नेता पुत्र पुत्री हैं जिनको कम से कम सरकार में मंत्री पद नहीं दिया गया। आपने स्वागत योग्य कहा जिस ढंग से मोदी ने कहा है कि रिश्तेदारों को मंत्री अपना ओएसडी न रखे। मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह के पास जाऊंगा। इसमें सीखने के लिए आपके लिए कुछ नहीं, अपने लिए इसमें सीखने के लिए कोई नेता हमारे यहाँ 5 में से अपने घर का नॉमिनेट करेगा तो जरूर उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो समझा नहीं आपकी बात। मतलब अब मुलायम सिंह जो 1 सीट खाली करेंगे तो वहां से प्रतीक यादव होंगे या घर से ही कोई होगा, मतलब यही होगा ना? अब वो प्रतीक यादव होंगे या परवेज आलम होंगे, कौन होगा ये तो पार्टी का फैसला है और जनता उस पर मुहर लगाएगी। चलिए, एक व्यक्ति की मुहर से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, समाजवाद, आप एक नए किस्म का समाजवाद देश देख रहा है। चलिए सिद्धार्थनाथ सिंह, अब शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी ने कही है, चलिए इसको हम स्वागत योग्य मानते हैं कि एक शुरुआत की, लेकिन पिछली सरकारों में, बीजेपी सरकार में भी ये हुआ है, एनडीए सरकार में भी हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पढ़कर सुना एक लिस्ट कि सांसदों की बात करें तो बीजेपी के 38 सांसदों ने अपने भाई भतीजे और यहां तक कि बेटे को एसडी और पीएस रखा, सांसदों ने रखा। तो माना जाए कि नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता मिले बीजेपी को जिन्होंने एक नए किस्म की मिसाल पेश की, और नरेंद्र मोदी का इंतजार है बीजेपी को था। आवाज गई।
सिद्धार्थनाथ सिंह को आवाज शायद नहीं जा रही है। चलिए दोबारा आते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत जबरदस्त आलोचना होती रही है कि वो धीरे धीरे 6 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी में बदल गई। सवाल मोदी के सामने कार्यभार ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस छवि को कैसे सुधारें। पूरी की तरह कांग्रेस संस्कृति, केवल कांग्रेस का झंडा दूसरे रंग का होता है, भाजपा का झंडा दूसरे रंग का होता है, दोनों अलग अलग रंग का पटका पहनते हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं था दोनों के बीच में। तो अब मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस छवि को कैसे सुधारें, उस छवि को कैसे सुधारें, और इसलिए कोशिश की गई है। अब कोशिश में बहुत तमाम बातें हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ सादगी की भी बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है कि जो मंत्री हैं वो ज़्यादा खर्च न करें, बड़े बंगलों के रंग रोगन पर खर्च न करें। मीम अफजल साहब, मुझे लगता है सिद्धार्थनाथ सिंह कनेक्ट हो गए। सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वागत है आपका, देर से आपके पास मैं आ रहा हूँ। क्या बीजेपी को नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व का ही इंतजार था जो इस तरह की पहल करे? क्योंकि एनडीए सरकारों में भी मंत्रियों और सांसदों ने ऐसे रिश्तेदारों को, भाई भतीजों को रखा है। और संसद की बात करें तो मैंने आपको डेटा दिया, पिछली संसद में भी 36 ऐसे बीजेपी सांसद थे। सिद्धार्थनाथ सिंह। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं था, पूरे देश को था कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का जो एक गवर्नेंस का जो स्टाइल है, गुजरात में लोगों ने देखा है, और वही वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर देश के यहाँ पे केंद्र में भी लेकर आए हैं। और वो एक अच्छा पहल, उनकी अच्छी पहल रही गुजरात में। आज यहाँ पर भी उसी प्रकार से वो इन पॉइंट्स को लेकर अपने कैबिनेट कमेटी के लोगों से बैठ के चर्चा करी और रखा, और जिसकी आप सभी लोग सराहना कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही उस डायरेक्शन में आपकी डिबेट ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को गुड गवर्नेंस की और डेवलपमेंट की बात करनी है, और जो चुनाव में होना था वो हम लोग कर चुके हैं एक दूसरे से बहस कर। मगर दुर्भाग्यपूर्ण पिछले कुछ सालों से इस देश में जितनी भी सरकारें, कहीं ना कहीं कमियां आने लगी थी। जैसे आपने कहा, भाई भतीजावाद होने लगा था, तो इसको भी एक अच्छा पहल मानना है, इसको खत्म करना चाहिए। मैं नहीं कहता इसके ऊपर था या इस सरकार में था, नहीं था या था, मगर हम पहल कर रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं ऐसा ना हो, और हम लोग ऐसा करेंगे तो इस देश के लिए अच्छा होएगा। उसी प्रकार से कहीं जो 10 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, उसकी भी आप अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, 10 पॉइंट पर करेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह, मगर वो भी आवश्यक है। सिद्धार्थनाथ सिंह, एक चीज और है, मीम अफजल आपके पास आने से पहले, सिद्धार्थनाथ सिंह, मोदी ने जो 10 पॉइंट जो मोदी सरकार का, उसमें है नौकरशाहों में भरोसा पैदा करना, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो नतीजों का सामना करने से डरे नहीं, मतलब बड़े फैसले लें। अच्छी बात है। क्या आपको लगता है नौकरशाहों का कॉन्फिडेंस हिला है, और इसलिए नृपेंद्र मिश्रा को लाने के लिए आपने 72 घंटे के भीतर अध्यादेश जारी कर दिया, जैसे नृपेंद्र मिश्रा के बगैर आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही नहीं मिलता? नहीं अजीत जी, देखिए, इसमें ये कल को कोई कहे किसी को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना लिया, या उनका जो निजी स्टाफ है जिस पे उनका कॉन्फिडेंस है, लक्ष्य बड़ा है, हम लोग कहीं इसी में उलझते रह जाएंगे। कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, मगर कहीं हम इसी में उलझ जाएंगे तो बड़ा लक्ष्य जो है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और बड़ा लक्ष्य है कि देश के अंदर एक अच्छा सुशासन आए, एक डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा पैदा हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो। जो प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो ऐसा चाहते हैं, तो उनके अंदर भी, उनको भी कॉन्फिडेंस है कि वो किस व्यक्ति को रखना चाहे। चलिए, इसलिए मैं ये कहूंगा, इतने छोटे चीज पे ना ध्यान देके बड़े लक्ष्य की हम लोग ध्यान दें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नौकरशाहों का मनोबल गिरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर काफी दिनों से एक पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था। ये शब्द का खाली हमने नहीं इस्तेमाल किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस्तेमाल किया है। जवाब लेते हैं। कोई निर्णय नहीं हो रहे थे फाइल पे, क्योंकि उनका मनोबल गिरा हुआ था, इतने स्कैम्स हो रहे थे। तो इसलिए उनका मनोबल जब तक कि हम ठीक नहीं करेंगे तो नीचे काम नहीं होएगा। जवाब लेते मीम अफजल साहब, नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर कांग्रेस को ऐतराज है, कई बयान आज हमने सुने। कह रहे सिद्धार्थनाथ सिंह, छोटी चीजों पर इतनी बात नहीं होनी चाहिए, बड़ी चीजें देखनी चाहिए। और जो बाकी बातें कही कि नौकरशाहों का मनोबल गिरा हुआ था और वो नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाकर एक नौकरशाह को। देखिए, अगर आप मनोबल की बात कर रहे हैं तो अभी अभय दुबे जी ने एक बात कही
वो बड़ी अहम बात कही उन्होंने कि राजनीतिक रिश्तेदारी भी होती है। इसी तरह की राजनीतिक रिश्तेदारी ब्यूरोक्रेसी में भी चलती है और ये उसी की एक बिल्कुल जिंदा मिसाल है। क्या हमारे देश के अंदर ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स की तादाद कम से कम अगर हजारों में नहीं होगी तो सैकड़ों में तो जरूर होगी, सैकड़ों में नहीं होगी तो 150 में तो जरूर होगी, जो इस लेवल के अफसरान हैं जिनके ऊपर टोटली आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एक ही आदमी को सेलेक्ट करना और उसके लिए बाकायदा एक ऑर्डिनेंस लाना, जब हम कोई ऑर्डिनेंस लाते थे तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या होता था ये आपके सामने है। लेकिन हम इश्यूज को लेकर के ऑर्डिनेंस लाते थे, बड़ी चीजों को लेकर के। और ये एक छोटी सी चीज इनके लिए, वो खुद कहा सिद्धार्थनाथ जी ने कि एक छोटी सी चीज है बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। मैं समझता हूं कि ये सरकार की और देश की तुलना में अगर आप देखें और इसको ये कहना कि एक छोटी सी चीज है, तो मेरे ख्याल में ये देश के लिए छोटी सी चीज इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज बहुत हुई यूपीए में। आप एक ऑर्डिनेंस, छोटी सी चीज इसलिए करें, बड़ी बड़ी चीजें बहुत हुई ना, कई मंत्री जेल एक ऑर्डिनेंस जो है, कई मंत्री जेल गए, मामा भांजा फंसे, मामा भांजा फंसे, मामा भांजा का खेल देखा सबने। नजदीक बहुत छोटी सी चीज है। $1 मिलियन नेफ्यू कहा गया सिंगला को, और उसके बाद क्या हुआ, इसलिए करें बड़ी बड़ी चीजें चूंकि हो गई है इसलिए शायद छोटी चीज कह रहे हैं वो। मीम अफजल साहब, आपने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि उसके सामने छोटी क्या इस छोटी चीज की इजाजत दी जा सकती है जबकि इतना बड़ा ऐलान किया है मोदी जी ने खुद? तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या यहीं से शुरुआत नहीं हो गई है उस गलत बात की? जवाब लेते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उसके बाद स्टूडियो लौटेंगे। एक सवाल तो है जिसका जवाब दीजिए सिद्धार्थनाथ सिंह कि 72 घंटे के भीतर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? इतनी जल्दबाजी क्यों किसी व्यक्ति विशेष के लिए? कानून को बदलने की क्या जरूरत है? देश में बहुत सारे लोग करना पड़े हुए हैं। एक आप एक व्यक्ति विशेष कह के उस चीज की जो महत्व है वो कम कर रहे हैं। जो वास्तविकता है कि एक प्रधानमंत्री को किसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस के अंदर उन्होंने पहले भी जो, लेकिन ये कहना कि वही अकेले योग्य हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के लिए, ये शायद ठीक बात नहीं है। ये कहाँ मनोबल हो सकता था कि आपके समय में कहीं एनके नारायण और टीके नैयर ही आपको योग्य दिखे। हम तो नहीं कह रहे थे आप किसी और को ले लेते। मीम अफजल जो वो नहीं करे वो मैं आपको कह रहा हूँ। ये विवेक की बात है। मीम अफजल जी, मेरा विवेक कहता था कि नीम अफजल जी को विदेश मंत्री होना चाहिए था, क्योंकि आपका अनुभव बहुत है विदेश में आप रह चुके हैं, आपका अनुभव था, मगर प्रधानमंत्री का कुछ और था। तो इसलिए आप कहीं इसमें ही उलझना जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप उलझिए, हम आगे बढ़ चुके हैं। हमें जो देखना है वो बड़ा लक्ष्य है कि किस प्रकार से शासन चलेगा, लेकिन बड़े-बड़े दावे मत करिए ना, फिर हम क्रियान्वित करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इसी पे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है। सुनिए मेरी बात, रहने दीजिए। प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है। आगे आप क्यों कह रहे हैं? आप प्रोरोगेटिव भी बोलते हैं और फिर कहते हैं ये गलत है। एक चीज बताइए, क्या लेकिन उसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़े, काम किया, ये तो सोचना चाहिए ना। आप बताइए इल्लीगल काम किया। ऑर्डिनेंस लाते थे तो आप कहते थे सरकार का प्रोरोगेटिव है, ऑर्डिनेंस लाना भी सरकार का प्रोरोगेटिव है। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जिस काम को रोज गलत कहते हैं, दोनों को रोकना होगा। ब्रेक पर जाना होगा। मीम अफजल ब्रेक पर जाना होगा। उसे संजय बारू ने एक किताब लिखी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मीम अफजल साहब, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा जरूर पढ़िए, और पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। उसमें लिखा है कि कैसे पीएमओ में नियुक्तियां हुई थी और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैसे रखा गया था। उनका नाम पुलक चटर्जी है। किताब में ही मैंने पढ़ा है कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई और कैसे फाइल कहां से कहां जाती थी। इसलिए पीएमओ में यह पहले होता रहा है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने हो सकता है अपने किसी व्यक्ति विशेष को, एक अच्छे अफसर को देखकर रखा। आगे देख, नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के लिए 10 सूत्री एजेंडा भी पेश किया है। उस एजेंडे में तमाम वो बातें हैं जिससे सरकार एक आगे की रूपरेखा दिखाना चाहती है कि कैसे काम होगा, और साथ में मंत्रियों से कहा गया है कि 100 दिन का अपना प्लान, टारगेट लेकर आएं ताकि टाइम टेबल के हिसाब से उस पर बात की जा सके। 3 सूत्र हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में आज दिया गया है: गवर्नेंस, डिलीवरी और इंप्लीमेंटेशन। सवाल उठता है इसका मतलब क्या है?
और अगर 3-4 अहम बातें की गई है जिसमें नौकरशाहों के में भरोसा पैदा करने की बात है, नए विचारों सुझावों का स्वागत करने की बात है और जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए सिस्टम बनाने की बात है, तमाम ऐसी बातें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं। अभय कुमार दुबे आप ही से, गवर्नेंस, डिलीवरी और इंप्लीमेंटेशन, ये 3 सूत्र वाक्य, क्या इस पर पूरी तरह फेल थी पिछली सरकार और ये टेक ऑफ है मोदी के आगे के लिए? देखिए, पिछली सरकार तो तकरीबन हर मोर्चे पे फेल थी। सवाल ये, मोदी जी क्या तजुर्बा लेके आए हैं केंद्र में? मोदी जी गुजरात मॉडल का तजुर्बा लेके आए हैं। गुजरात मॉडल में वो अपने मंत्रियों से जम के काम लेते थे और अपने जिला अधिकारियों से काम लेते थे। इसके जरिए वो बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को माइक्रो मैनेज किया करते थे कामयाबी के साथ में। प्रधानमंत्री के तौर पर वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर सकते। उन्हें अपने मंत्रियों से तो वो काम लेंगे ही, लेकिन जिलाधिकारियों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसी हस्ती से गुजरना पड़ेगा, इसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं, जो कि कुछ दिन पहले तक अभी वो खुद थे। तो मुख्यमंत्री उनकी कितनी मदद करेंगे अपने एजेंडे को लागू करने में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभय जी, अपने मंत्रियों के लिए जैसे उन्होंने कहा 100 दिन का आप टाइम टेबल प्लान लेकर आए, ये तो बहुत 100 अच्छा दिन की बात मनमोहन सिंह के समय में भी हुई यूपीए 2 में, और मुझे याद है वो महंगाई वाला इतना डिजास्टर हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ही निपट गई। ये तो बहुत अच्छा कदम है उन्होंने, लेकिन जो सूत्र गिनाए हैं उस सूत्र में कहीं भी स्पष्ट रूप से महंगाई घटाने का और महंगाई घटाने का वायदा की बात नहीं है। आप कह सकते हैं ज्यादा है, नहीं, आप कह सकते हैं कि उसमें महंगाई आ जाएगी, नहीं, बट इसमें फिलॉसफी ज्यादा है। 10 मेरे पास है, 10 सूत्र मेरे पास है, 10 एजेंडा। इसमें फिलॉसफी है, समय परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश मामलों में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, सरकारी नीतियों में। ये सब बातें ठीक हैं, आप सब बातें ठीक हैं, लेकिन 100 दिन में क्या महंगाई कम होगी? 100 दिन में क्या कोई ऐसा इफेक्ट पैदा होगा सारे देश में, उसमें भ्रष्टाचार कुछ प्रतिशत, 5-10% ही सही कम होता हुआ दिखाई पड़े, लोगों को एहसास हो कि उनकी जिंदगी भ्रष्टाचार से कुछ हद तक मुक्त हो गई है। ये सब चीजें अगर दिखाई पड़ेंगी तो फिर उनके 100 दिन कामयाब होंगे, वरना शक होगा। चलिए मीम अफजल साहब आपके पास आता हूं, उससे पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह, 100 दिन की बात कही अभय दुबे ने, और 100 दिन की बात अभय दुबे क्या कहेंगे? अभय दुबे तो विश्लेषण कर रहे, 100 दिन की बात आई जो वेंकैया नायडू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने मंत्रियों को कि 100 दिन का टाइम टेबल लेकर आए, और महंगाई की बात बहुत अहम है, मनमोहन सिंह ने कहा था और उसके बाद क्या हुआ? महंगाई कम नहीं हुई, सरकार खत्म हो गई। एक मेरे पास बयान है नितिन गडकरी का, जिसमें कहा, 28 अप्रैल का बयान है, जिसमें नितिन गडकरी ने कहा था सरकार बनते ही 6 महीने में 25% महंगाई कम हो जाएगी। सरकार बन गई है, 6 महीने में 25% कम हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 महीने में 12-13% कम होनी चाहिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह, देखिए अजीत जी, ये कोई गणित नहीं है कि 6 महीने में इतना हुआ और 3 महीने में इतना हो जाएगा। तो महंगाई का विषय जो गडकरी ने जो कहा वो उन्होंने जो आपका 7वां, मैं गडकरी जी का बयान कोट कर रहा हूं, अपने कुछ नहीं दे रहा, तो मैं आप चलिए गडकरी जी का भी ले ले, मगर इसके लिए सरकार संवेदनशील है, उसके लिए योजना है, और आप लोग कुछ दिनों में उसको रोल आउट होना देखेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि कदम सही लेने शुरू हो गए हैं महंगाई को किस तरह नियंत्रण करने के लिए। जो कि इसमें सिंपल एक अर्थशास्त्र के अंदर कहा जाता है, महंगाई को रोकने के लिए 2 होते हैं, एक डिमांड साइड होता है, सप्लाई साइड। कि जो पिछली सरकार थी वो डिमांड साइड से देख रही थी, हम लोगों का मानना है कि सप्लाई साइड से हम लोग करेंगे तो ये महंगाई धीमे धीमे कम हो जाएगी। लेकिन मुझे जवाब नहीं, सिद्धार्थ नाथ सिंह थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाहिए। मैं आपको वक्त बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं, तारीख बता रहा हूं। गडकरी का बयान लखनऊ में 28 अप्रैल का बयान है, 2014 का बयान है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये बयान अहम इसलिए है सर कि चुनाव के पहले अगर कोई बयान देते हैं तो मायने रखता है। अगर नितिन गडकरी कहते हैं कि 6 महीने में 25% कम हो जाएगा, तो आज आपको उसी को सब्सटेंशिएट करके कहना चाहिए कि हाँ हम उस वायदे पर कायम है, 6 महीने में कम हो जाएगा 25%। आज उसको आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह? ऐसा है, मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं कर रहा हूं। गडकरी जी ने दिया है, ये कैबिनेट के अंदर डिस्कस होएगा, और किस प्रकार से वो रोल आउट होएगा वो आपके सामने कैबिनेट रखेगी, कोई उसका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं रखेगा। हम कैबिनेट के डिसीजंस को आपके सामने बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो 100 दिन का दिया है, अभय जी थोड़ा सा इसमें मैं अंतर बताना चाहता हूं।
100 दिन उन्होंने कहा है कि हर मंत्री को कहा है कि आपके मंत्रालय की प्रायोरिटीज क्या हैं, उसको लिस्ट करके लाइए, जिससे उसको फिर काम करें और क्रियान्वित करें। और कहीं हम अच्छी तरह से क्रियान्वित करेंगे, सुशासन आएगा, तो सुशासन से बहुत चीजों के अंदर अंतर आता है और महंगाई पर भी इनडायरेक्टली उस पर दबाव पड़ता है। उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं छोटा सा, कि आपके पास, हमारे पास 7 लाख करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। जो भी पेंडिंग है वो आप कहीं ठीक से टाइम पे नहीं करेंगे तो उस पर लागत और लगेगी। जब लागत लगेगी तो पैसा कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। तो ये सब हो जाएगा, ये सब अगले 2-3 महीने में सब होने लगेगा। इसलिए ये भी अहम है कि टाइम पे हो, वो भी महंगाई कम करता है। जी, और सबसे नजर लोगों की महंगाई पर है। छोटी सी बात मैं कहूंगा, मोदी सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। वो कुछ भी कहते रहें, कोई भी तर्क देते रहें, अगर 3 महीने के अंदर अंदर लोगों को कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसको आतिशी शीशा बोलते हैं, एक एक चीज को देखा जाएगा, परखा जाएगा और सवाल उठाए जाएंगे। रडार पर है मोदी सरकार। मीम अफजल साहब, आप शुरू में ही कुछ बात करना चाहते थे। गवर्नेंस, डिलीवरी, इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 सूत्र हैं जिस पर आपकी सरकार तो फेल रही है। सूत्र वाक्य है इस सरकार के। और आपने सुना जो महंगाई कम होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके बुरे दिन आए, जनता के अच्छे दिन आएंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए, जो अभय दुबे जी ने बात कही, उन सब बातों को ना दोहराते हुए हमको ये देखना पड़ेगा कि नए वजीर आजम किस तरह से काम करते हैं। एक बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि आज उनको जिला अधिकारियों से नहीं, चीफ मिनिस्टर से काम लेना पड़ेगा, चूंकि इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज का होता है वो स्टेट में। हमारी भी शिकायत कभी कभी ये होती थी। अब मैं एक मिसाल गुजरात की दे देता हूं कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स भेजी गई गुजरात, उसमें 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मैचिंग करनी थी। सरकार ने वो काम नहीं किया और वो स्कॉलरशिप नहीं बटी। यहां तक के कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन गुजरात सरकार डटी रही कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उनका तर्क कुछ भी हो, मैं उसको गलत और सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक रुकावट डाली छोटी सी चीज में, सिर्फ माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप बांटने के लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। सरकार ने अगर ये किया, जहां आपकी सरकार है, आप तो सहयोग करेंगे तो अपने आप अच्छे दिन आएंगे। आपकी सरकार तो सहयोग करेगी ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये डिफिकल्टीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। दूसरे एक अहम बात करना चाहता हूं मैं, आपको याद होगा कि मोदी जी ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक बात खास तौर पर कही थी, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका और पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। और वो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। और उसके पीछे हम बार बार ये सवाल करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत में जो कांग्रेस ने पॉलिसीज, उसके साथ वो ये भी कहते थे कि हमने पिछले 60 साल में इस देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज पर आए ना, हमने, हमारी वजह से हर चीज तबाह हो गई है। हाँ। तो हमारा ये मानना है कि जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, क्या उन पर इंप्लीमेंटेशन होगा? क्या फूड सिक्योरिटी बिल का निफाज ये सरकार करेगी? क्या लैंड एक्विजिशन के सिलसिले में अब ये वही काम करेंगे, 1 रुपए गज जमीन नहीं देंगे? जो लैंड एक्विजिशन के लिए नया कानून हो गया काम करने वाले नरेंद्र मोदी ने वैसे कहा है कि पुरानी चीजों पर स्पष्टीकरण चाहिए। सरकार ने ऐसे कहा है कि पुरानी पेंडिंग योजनाओं पर भी काम किया जाए, उस पर भी अमल किया जाए और उस पर भी काम हो, ये भी कहा है। वैसे देखेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह 30 सेकंड में कोई जवाब देंगे, भरोसा देंगे? कांग्रेस मुक्त भारत 44 पे तो ले आए, 44 पे थोड़ा और झटका देना है। नीम अफजल जी, हम 44 पे तो आपको ले आए, थोड़ा और झटका देना है। मगर जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज चली आ रही है, कहीं सही है तो उसको करेंगे, गलत है तो उसको ठीक करेंगे। तो इसका मतलब है पॉलिसी तो हमारी सही थी, पॉलिसीज तो ठीक थी ना। हमारी पार्टी गलत हो सकती है लेकिन हर चीज सही थी ना। हमने एक कहा कांग्रेस मुक्त भारत, वो 44 पे ले आए। अब थोड़ा सा धक्का और देना है हमें। चलिए, वो तो ले आए। अब जनता को उम्मीद है कि आप जनता के लिए अच्छे दिन लाते हैं या नहीं? सिद्धार्थनाथ सिंह, शास्त्री जी के समय में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, अब कहीं और राजीव गांधी के, नरसिम्हा राव के समय में अच्छी चीजें हुई। आप 2 सीटों पर रह गए थे 84 में। यशवंत सिंह से बात करते हैं। यशवंत सिंह हमारे साथ लखनऊ में। यशवंत सिंह, बहुत सारे बातें नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, अच्छे दिन की बातें, 10 सूत्री एजेंडा, और साथ में यह भी कहा है कि राज्य सरकारें जो चिट्ठी लिखती है, राज्य सरकारें जो संवाद करती है, उसका तुरंत जवाब दिया जाए। तो जो मोदी का एजेंडा है, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे जो अभी बात उठाई मीम अफजल ने और अभय कुमार दुबे ने, उसमें सरकार का सहयोग जरूरी है। तो यह माना जाए कि देश हित में, जनता के हित में आपकी सरकार सहयोग करेगी।
देश हित में सारी सरकारें काम करती हैं, सभी की पॉलिसी और सभी की नीतियां अच्छी होती हैं। और यह नई सरकार आई है, इसको 100 दिन नहीं बल्कि 180 दिन काम करने का मौका देना चाहिए। उसके बाद इनके ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए कि इनके काम अच्छे हैं कि बुरे हैं। आज काम शुरू किए हैं और आज ही टिप्पणी करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। बहुत बढ़िया। वो आपके नाम के ऊपर मैं अभी नेता सपा चल रहा हुआ नेता भाजपा लिख दूं तो पता नहीं चलेगा दर्शकों को। बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ के लिए बहुत बहुत खुश हो रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह। अब आपकी मर्जी है, आप जो मन करें लिख दें। जब बात करेंगे तो सही और गलत ही तो कोई बात करेगा कि आपके हिसाब से बात करें। नहीं, हम कहाँ करें, बहुत अच्छी बात की है। सिद्धार्थ नाथ सिंह खुश हो रहे हैं। अभय कुमार दुबे, ये तो अच्छा जेस्चर है समाजवादी पार्टी का। और वाकई अभी 72 घंटे हुए हैं, अभी हम लोग क्यों उसमें पोस्टमार्टम करें? अच्छी बात है। हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहिए। केवल पागल ही होगा जो इस वक्त पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ होना चाहिए हमारे सामने, उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। नहीं, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना है, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीने से लेकर 6 महीने का समय मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम लोग समीक्षा करना बंद कर देंगे। बिल्कुल, हम लोग विश्लेषण करना बंद कर देंगे या परख करना बंद कर देंगे, अंदाजे लगाना बंद कर देंगे। ये सब प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं कुछ और सवाल के साथ। हमने फेसबुक पर पूछा था कि मोदी से 100 दिन में क्या उम्मीदें हैं। जनता ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है। नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के अपने मंत्रियों को टारगेट दिया है कि 100 दिन के भीतर एक टाइम टेबल बनाकर पहले लाएं, जिससे पता चले कि 100 दिन के भीतर क्या काम किया जा सकता है। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने 10 सूत्री एजेंडा भी पेश किया और साथ में 3 सूत्र हैं नरेंद्र मोदी के, डिलीवरी, गवर्नेंस और एक और चीज है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभय कुमार दुबे, सवाल ये उठता है कि क्या हम मान लें कि अच्छे दिन 100 दिन में आने लगेंगे? देखिए, बहुत बेहतरीन फिक्रा है, अच्छे दिन आएंगे। मुझे तो लगता है कि पहले सरकार को अच्छे दिन क्या है सरकारी निगाह में ये परिभाषित कर देना चाहिए, क्योंकि सबके लिए अच्छे दिनों का मतलब अलग अलग है। अशोक सिंघल के लिए अच्छे दिन का मतलब है कि मजबूत सरकार बन गई है, मजबूत राम मंदिर बनना चाहिए। जितेंद्र सिंह के लिए अच्छे दिन का मतलब ये है कि धारा 370 पर बहस होना चाहिए। राम माधव के लिए अच्छे दिन का मतलब है कि धारा 370 पर बहस करने में कोई ऐतराज नहीं है। तो ये सब, और सामान्य नौजवान के लिए अच्छे दिन का मतलब है कि रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए। तो अच्छे दिन क्या है सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाए, ताकि सरकार को भी आसानी होगी अच्छे दिन लाने में। अच्छे दिन क्या, चूंकि वक्त कम है। सिद्धार्थ नाथ सिंह, आ रहा हूं मीम अफजल साहब। सिद्धार्थ नाथ सिंह, अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद से जनता ने वोट दिया और अच्छे दिन आएंगे ये भरोसा आपने दिया है। कैबिनेट में आज 10 सूत्री एजेंडा की बात बाहर आई। और तो अच्छे दिन के ट्रेलर कब हम देखेंगे? और जैसा कि इन्होंने कहा, अच्छे दिन कैसे माना जाए, कब शुरुआत हो? अच्छे दिन का ट्रेलर शुरू हो चुका है। एक कमजोर सरकार के जगह एक मजबूत सरकार आई है, एक निर्णायक प्रधानमंत्री आया है और एक अच्छी छोटी टीम के माध्यम से काम शुरू करा जा रहा है। आपने 10 पॉइंट गिना दिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी करी जाएगी। और साथ ही साथ आम आदमी को जो चाहिए वो है महंगाई, जिसकी आपने भी चर्चा करी, भ्रष्टाचार को किसी तरह रोका जाए। और जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं जो बंद पड़े हुए थे या किसी कारण वहां पे 100 दिन में इसमें से कुछ झलक दिख जाएगी, उसको चालू किया जाए और उससे नौकरियां पैदा होंगी। तो इस प्रकार की एक धारा खींची जाएगी। चलिए मीम अफजल साहब, अच्छे दिन 100 दिन में दिखने लगेंगे। वैसे तस्वीरों से लगता है कि नौकरशाहों पर बहुत भरोसा है नरेंद्र मोदी को, और नौकरशाह अच्छे दिन लाएंगे, क्योंकि आपके राज में नौकरशाह डरे हुए थे, पॉलिटिकल मास्टर्स फैसले नहीं करते थे या करते थे, नौकरशाह डरे हुए थे। चलिए, अब हमारी बात छोड़िए, हम तो जो कुछ था वो कर चुके। हम तो अब आने वाली सरकार की तरफ देख रहे हैं, आपकी भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोगों की आशाएं और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस सरकार को बहुत ही मोहतात होकर के काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको सिर्फ एक वाकया बताता हूं कि लोग इन्होंने वोट दिया इनको विकास के ऊपर, और आने के बाद पहला ऐलान ये हुआ कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के बुलाया जाए, सार्क देशों को बुलाया जाए, और कई दिन तक वो बात न्यूज में रही, विकास की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद 370 शुरू हो गया। मुझे लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं उस स्टेट के, उसके ऊपर भी नजर रखिए। मेरा ये मानना है कि अच्छे दिन का मतलब क्या होगा, लेकिन इतना जरूर होने वाला है कि इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल, कौन से कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो आएंगे
और उनके नतीजे में देश में शायद चलिए, वक्त कम है, वक्त कम है, सिद्धार्थ सिंह जवाब नहीं ले पाऊंगा, वक्त कम है। पहला कैबिनेट डिसीजन भी बोल दीजिए, ब्लैक मनी के ऊपर एसआईटी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की मियाद थी, अगले दिन मियाद खत्म हो रही थी, एक हफ्ते की मियाद थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन अफजल साहब उस फैसले को अब टांग कर बैठे रहे। अफजल साहब उस फैसले को अमल न किया जाए, इसके लिए कितनी बार कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया, अगली सरकार फैसला करेगी। और कितनी नहीं, लेकिन आपने लटकाने की कितनी कोशिशें की। पहले 3 महीने का वक्त था, अफजल साहब लंबा इतिहास है, उस पर जाएंगे तो हम 2 घंटे बात कर सकते हैं। यशवंत सिंह 30 सेकंड। अच्छे दिन आएंगे, यूपी में तो बुरे दिन है, आपने बिजली काटना शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जनता ने आपको बुरे दिन दिखाए, अपने जनता को बुरे दिन दिखा रहे हैं, अंधेरा दिखा रहे हैं। अच्छा दिन हो कि बिजली उत्तर प्रदेश को मुहैया कर दें, अच्छा दिन है कि किसानों की खुशहाली हो जाए, बुनकरों में तरक्की हो जाए, नौजवान बेरोजगार है रोजगार मिल जाए, हमारे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ जाए। इसी अच्छे दिन की कल्पना है, लेकिन ये आज अच्छा दिन हो जाएगा ऐसा कहना। चलिए, ये आपकी फिलॉसफी है, और अच्छा दिन वो भी होगा कि आजमगढ़ या मैनपुरी में से कहीं से मुलायम सिंह यादव इस्तीफा दे दे, उनका भाई भतीजे में से कोई और जीतकर प्रतीक यादव या कुनबे में से कोई और आ जाए, ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा दिन होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। जाते जाते बता दें, फेसबुक पर हमने पूछा था कि मोदी से 100 दिनों में मोदी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। 80% लोगों ने कहा है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने में मोदी सरकार पहल करे। 70% लोगों ने वक्त देने की बात कही है और मोदी पर भरोसा जताया है। मतलब जनता को भी मोदी से उम्मीद और अपेक्षा बहुत ज्यादा है।